हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6। देखिए यहाँ पर ना मैं आपको एग्जैक्टली बेयर एक्ट की लैंग्वेज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कोई बेयर एक्ट पर पीएचडी करना या बेयर एक्ट को ग्रिप करना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है पेटेंट एक्ट को उस तरह से पढ़ना जिस तरह से हम पेटेंट एजेंट एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो हो सकता है कहीं कहीं कुछ पॉइंट को मैं बहुत सिंपलीफाई करके आपको बताऊं, उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं एज पर बेरेक्ट ना हो। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप बेरेक्ट पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर हम उसको बहुत सिंपलीफाई तरीके से समझेंगे। हो सकता है जैसे सेक्शन 6 है, इसका टाइटल है पर्सन एंटाइटल टू अप्लाई फॉर द पेटेंट। अब देखिए इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। तो टाइटल भी वैरी कर सकता है। चलिए अब समझते हैं यार, कौन कौन है जो अप्लाई कर सकता है। और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन 134 पर भी अप्लाई होता है। सेक्शन 134 क्या है? कन्वेंशन एप्लीकेशन। सेक्शन 134 क्या कहता है? कन्वेंशन एप्लीकेशन के बारे में। इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब सेक्शन 134 की बात आएगी। बट अभी हम सेक्शन 6 में समझते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए पहला, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। वो पर्सन जिसने एक्चुअली में इन्वेंशन बनाई है। हु एक्चुअली मेड द इन्वेंशन, वो अप्लाई कर सकता है। दूसरा, असाइनी। असाइनी यानी कि जिसको असाइन किए गया है इन्वेंशन को, द वन हु इज असाइंड द इन्वेंशन, और आई शुड से द राइट्स, यानी कि अधिकार जिसको दिए गए हैं, वो अप्लाई कर सकता है। तीसरा, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? जो कानूनी अधिकार रखता है किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी। जैसे कि देखिए कोई भी बेटा जो होता है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी पर कानूनी अधिकार रखता है, या फिर जिसको वो अधिकार दिए गए हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। मान लीजिए कोई ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है और वो अपना जो इन्वेंशन है या अपनी जो प्रॉपर्टी है वो जिसको देकर जाएगा वही उसका क्या होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वो पर्सन जिसको हु इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी राइट्स बाय द लॉ।
वो। तो ये तीन लोग हैं जो किसी भी इन्वेंशन के लिए एप्लीकेशन फॉर पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अब ये लोग अलोन और जॉइंटली, मतलब ये लोग अकेले या मिलकर भी फाइल कर सकते हैं। तो अब चाहे तो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर और उसका असाइनी मिलकर फाइल कर सकते हैं, चाहे तो कोई एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव और उसका असाइनी मिलकर फाइल कर सकते हैं, या ये तीनों भी मिलकर फाइल कर सकते हैं, या तीनों अलग अलग भी फाइल कर सकते हैं। तो यहां से एक चीज और समझिए कि जरूरी नहीं है कि जो एप्लीकेंट है वो इन्वेंटर ही हो। तो इस पॉइंट को अभी हम और आगे समझेंगे। ये है सेक्शन 6 पेटेंट एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन 7, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन यानी कि एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ पेटेंट। यानी कि हम बात कर रहे हैं फॉर्म 1। देखिए, फॉर्म 1 जो होता है ना, वो फाइल होता है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट। अब नेचुरल पर्सन के लिए ऑनलाइन मोड में जो इसकी फीस है वो है 1600 रुपये। मतलब एक इंडिविजुअल एज अ नेचुरल पर्सन अगर मैं इन्वेंशन की एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे देने होंगे, अगर मैं ऑनलाइन अप्लाई कर रहा हूं तो 1600 रुपये। अब पहली बार कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे याद रखने के लिए सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग। वन एप्लीकेशन में वन इन्वेंशन ही हो सकती है। मतलब आप एक इन्वेंशन के लिए सिर्फ एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, या एक एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही इन्वेंशन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वन एप्लीकेशन, वन इन्वेंशन। सेकंड पॉइंट, देखिए, पीसीटी या कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए जो फाइलिंग डेट होती है वो तब होती है व्हेन फाइल्ड with correspondence application in India। आप इसको देख चीज समझिएगा, ये पॉइंट क्या है। पहला, देखिए, और पीसीटी और कन्वेंशन, पीसीटी एप्लीकेशन में जब तक आप इंडियन एप्लीकेशन के तौर पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं, तब तक उस एप्लीकेशन पीसीटी एप्लीकेशन को इंडियन टेरिटरी में या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फाइलिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है। जिस दिन भी फाइलिंग होगी, मतलब आपने नेशनल फेज एंट्री, पीसीटी के केस में नेशनल फेज एंट्री आप जिस दिन भी लेंगे उसी दिन ये माना जाएगा कि आपने इंडियन एप्लीकेशन फाइल की है, और उस कॉन्टेक्स्ट में जो फाइलिंग डेट होगी फॉर पीसीटी वो मानी जाएगी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट।
इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए आपने पीसीटी फाइल किया, फॉर एग्जांपल आपने पीसीटी फाइल किया, इंटरनेशनल पीसी एप्लीकेशन जो होती है, दैट इज फाइल्ड ऑन 1/1/25, and then you filed national phase entry application in India on 1/7/25। तो जो डेट होगी, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन इन इंडिया, उसको माना जाएगा वही डेट जो पीसीटी की इंटरनेशनल फाइलिंग डेट है। यानी कि इस केस में ये डेट है हमारी इंटरनेशनल फाइलिंग डेट, और यही डेट को माना जाएगा कि आपने इंडिया में एप्लीकेशन फाइल कर दी थी। ये आपकी डेट मानी जाएगी जब आपने इंडिया में एप्लीकेशन फाइल कर दी थी, चाहे आपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन नेशनल फेज एंट्री आपने 1 जुलाई 2025 को ली। बट इन कन्वेंशन एप्लीकेशन, फाइलिंग डेट ही आपकी एक्चुअल फाइलिंग डेट होगी। अब इसको एक कॉन्टेक्स्ट में समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने 1/1/25 को आपने यूएस में एक एप्लीकेशन फाइल की, और उसी को यूज करते हुए आपने प्रायोरिटी डेट लेते हुए आपने इंडिया में 1/7/25 को कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल की फॉर दैट इन्वेंशन इन इंडिया। तो जो फाइलिंग डेट इन इंडिया होगा, वो एक्चुअल फाइलिंग डेट इन इंडिया ही होगा। यानी कि इंडिया में जो डेट ऑफ फाइलिंग मानी जाएगी फॉर कन्वेंशन, दैट विल बी 1/7/25 एज पर दिस एग्जाम्पल। ठीक है। यहां से वो प्रायोरिटी डेट को जरूर कंसीडर करेगा। जैसे इस पीटीसी पीसीटी से पहले मान लीजिए अगर किसी डेट पहले अगर यूएसए में मान लिया, किसी भी कंट्री में, नॉट पर्टिकुलर यूएसए, यहाँ पर और भी कोई अदर कंट्री हो सकती थी, तो जहां पर भी वो एप्लीकेशन सबसे पहले फाइल हुई, वहां से वो प्रायोरिटी डेट जरूर लेगा। बट एप्लीकेशन फाइलिंग डेट इन केस ऑफ कन्वेंशन वो लेगा जब इंडिया में फाइल हुई, और या पीसीटी के केस में इंटरनेशनल फाइलिंग डेट से। देखिए ये कौन, ये जो हमने अभी डिस्कशन किया, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन होती है, वहीं से उसका टर्म स्टार्ट होता है इन इंडिया। तो कन्वेंशन एप्लीकेशन में यहां से उसका टर्म स्टार्ट हो जाएगा, टर्म ऑफ 20 इयर्स। और यहाँ से इस एप्लीकेशन में यहाँ से उसका स्टार्ट हो जाएगा टर्म ऑफ 20 इयर्स इन इंडिया। तो इसीलिए ये डेट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, जब भी एप्लीकेशन फाइल होती है, एप्लीकेंट हैज टू डिक्लेयर, एप्लीकेंट को ये बताना होता है
डिक्लेयर करना होता है दैट ही इज इन पोजेशन ऑफ इन्वेंशन। अब आप बोलेंगे या आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये क्या बात हुई, अब इन्वेंशन बनाई है तो हमारे ही पास होगी। बिल्कुल सही बात है। बट ये तभी होगा जब बनाने वाला यानी कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ही अप्लाई करेगा। मत मान लीजिए एप्लीकेंट इज नॉट ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। मान लीजिए एप्लीकेंट ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है, तब उस केस में क्या होगा? एप्लीकेंट हैज टू डिक्लेयर हु इज ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, पहली बात। अब देखिए, एक्चुअली में जो किसी भी इन्वेंशन पर जिसका अधिकार होता है ना, वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ही होता है, और किसी का उसके ऊपर अधिकार नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर जो होता है वो अपनी इन्वेंशन किसी दूसरे पर्सन को असाइन कर सकता है टू फाइल द इन एप्लीकेशन फॉर इन्वेंशन। अब देखिए, यहां पर क्या होगा, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर जो है अपने अधिकार, अपने राइट्स किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन को असाइन कर रहा है। तो यानी कि अब वो अधिकार किसी और पर्सन के पास चले गए। अब वो उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जब एप्लीकेंट अप्लाई करता है एज अ असाइनी, यानी कि जब एप्लीकेंट ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है और तब एप्लीकेशन फाइल की जाती है, एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन दैट केस, तो कंट्रोलर आपसे पूछेगा कि भैया ये जो आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो ये किस अधिकार से कर रहे हो। तो एप्लीकेशन कंट्रोलर को बताएंगे कि भैया सर, ये जो मैं एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ इसके अधिकार, इसके राइट्स मेरे पास हैं जो कि खुद ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ने मुझे दिए हैं। तो अब वो पूछेगा कि भैया इसका प्रूफ क्या है, कोई रिटर्न प्रूफ लाओ। तो एप्लीकेशन जब फाइल होती है, जब ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर और एप्लीकेंट एक नहीं है, तब एप्लीकेंट को फाइल करना होता है साथ में एक प्रूफ ऑफ राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ ऑफ राइट। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे फाइल होता है, इसके लिए कौन सा फॉर्म लगता है? इसके लिए कोई फॉर्म यूज नहीं होता है। ये आपके और ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर के बीच का कोई एग्रीमेंट हो सकता है। इट कैन बी एनी एग्रीमेंट, और असाइनमेंट डीड, और फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई साइंटिस्ट, कोई इन्वेंटर किसी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब कर रहा है, तो वहां पर जो वर्क एग्रीमेंट होता है, जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, वो भी प्रूफ ऑफ राइट के तौर पर काम करता है। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये साबित कर दे कि ये अधिकार आपके पास हैं, वो होता है प्रूफ ऑफ राइट। और ये आप, इट कैन बी फाइल्ड, ये आप 6 महीने के अंदर फाइल कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। इसके लिए कोई फीस नहीं लगती है, कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं लगता है, ये जस्ट आपको उस एग्रीमेंट, असाइनमेंट या वर्क एग्रीमेंट की कॉपी आपको वहां पर सबमिट करनी होती है। चलिए, अब ये फाइल हो गया।
जब भी आप फॉर्म वन, यानी कि आपने एप्लीकेशन जब फाइल करते हैं, तो उसके साथ कोई ना कोई एक प्रोविजनल या कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना मैंडेटरी होता है। आप अकेला फॉर्म वन फाइल नहीं कर सकते, वो एप्लीकेशन इनकम्प्लीट मानी जाती है। हैज टू बी अटैच्ड। यहां पर देखिए, प्रूफ ऑफ राइट जो है ना, इसके लिए एप्लीकेबल होता है रूल 10। आप चाहें तो रूल से इसको जाकर देख भी सकते हैं, इसकी टाइमलाइन आप वहां पर पढ़ सकते हैं। तो हमने देखे ऐसे 3 से 4 पॉइंट। फॉर्म वन अप्लाई होता है। एक एप्लीकेशन में एक ही इन्वेंशन होनी चाहिए। पीसीटी और कन्वेंशन के लिए फाइलिंग डेट क्या होती है, वो हमने एग्जाम्पल से समझा। तीसरा पॉइंट हमने देखा, एप्लीकेंट हैज टू डिक्लेयर कि जो इन्वेंशन है वो उसके पोजीशन में है। और अगर एप्लीकेंट और ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर एक नहीं है, तो एप्लीकेंट को डिक्लेयर करना होता है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन है एप्लीकेशन में। और जब ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल होती है, तो एप्लीकेंट को एक प्रूफ ऑफ राइट भी देना होता है, जिसमें वो ये बताता है कि ये हालांकि इन्वेंशन मैंने नहीं बनाई है, बट इस पर मेरा अधिकार है। और वो क्यों है और कैसे है, उस अधिकार को स्थापित करने के लिए कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट, जो एग्रीमेंट हो सकता है, असाइनमेंट हो सकता है, आपका कोई वर्क ऑर्डर हो सकता है, या वर्क एग्रीमेंट हो सकता है ना, जो एम्प्लॉय के बीच में होता है, वो आप दे सकते हैं। और ये आप 6 महीने के अंदर दे सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, यानी कि फॉर्म वन फाइल करते हैं, तो उसके साथ प्रोविजनल और या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को अटैच करना जरूरी होता है। उसके बिना वो इनकम्प्लीट मानी जाती है एप्लीकेशन। यानी कि वो एप्लीकेशन होती ही नहीं है, बेसिकली मानी ही नहीं जाती, मान्य ही नहीं होगी। चलो, अब आते हैं सेक्शन 8 पर। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट बहुत इजी है, समझिएगा। ये क्या है? इसका नाम है स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग ऑफ फॉरेन एप्लीकेशन। देखिए, यहां पर यूज होता है फॉर्म 3, जिसकी कोई फीस नहीं होती है, और अप्लाई होता है रूल 12। अब ये होता क्या है, ये समझते हैं। देखिए, जब आप कोई भी एप्लीकेशन, मान लीजिए आपने आप इंडिया में आपने एप्लीकेशन फाइल की, इंडियन एप्लीकेशन है, और उसके रिगार्ड में आपने कोई फॉरेन एप्लीकेशन फाइल की है, या फिर कोई फॉरेन एप्लीकेशन है, और वो इंडिया में आई है, यानी कि कोई एप्लीकेशन चाहे इंडिया से वो रेफर लेते हुए बाहर जाए, या बाहर से कोई एप्लीकेशन इंडिया में आए, तो जो एप्लीकेंट होता है, ही हैज टू, देखिए पहला पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेंट हैज टू
अपडेट कंट्रोलर एंड गिव स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिटेल्स, यानी कि डिटेल्स ऑफ फॉरेन एप्लीकेशन। यानी कि जब भी कोई एप्लीकेंट इंडिया में एप्लीकेशन फाइल हुई है, चाहे वो फॉरेन एप्लीकेशन से इंडिया में आई हो, चाहे इंडिया से वही एप्लीकेशन बाहर गई हो, तो एप्लीकेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कंट्रोलर को उस फॉरेन एप्लीकेशन की डिटेल्स के बारे में इंफॉर्म करे। एज अ स्टेटमेंट वो उनको अपडेट करे बाय यूजिंग फॉर्म 3। और साथ के साथ वो अंडरटेकिंग भी फाइल करते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कि दैट बिफोर ग्रांट बिफोर ग्रांट ऑफ एप्लीकेशन इन इंडिया, applicant will they will keep update about foreign applications। बेसिकली वो पहला स्टेटमेंट भी देते हैं और एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो ये अंडरटेकिंग देते हैं बाय यूजिंग फॉर्म 3 कि जो भी फॉरेन एप्लीकेशन पर अपडेट होंगे वो हम टाइम टू टाइम कंट्रोलर को इन्फॉर्म करते रहेंगे। और कभी अगर जरूरत पड़ती है तो कंट्रोलर में रिक्वेस्ट अबाउट डिटेल्स ऑफ ongoing procedure ऑन फॉरेन एप्लीकेशन, कि भैया अभी करंट में आपकी फॉरेन एप्लीकेशन पर क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या ऑन गोइंग प्रोसेस प्रोविजंस अप्लाई हुए हैं, उसका हमें अपडेट दीजिए। कंट्रोलर इन बिफोर ग्रांट आपसे कभी भी ये चीज मांग सकता है। तो आपको वहां पर हर बार फॉर्म 3 ही फाइल करना होता है। देखिए, जब भी आपसे कोई फॉरेन आपकी ही इन्वेंशन से रिलेटेड अगर आपने कोई एप्लीकेशन फॉरेन में फाइल हुई है, तो उसके रेगुलर अपडेट्स बाय यूजिंग फॉर्म 3 आपको कंट्रोलर को देते रहना पड़ता है जब भी वो आपसे मांगे, बिफोर ग्रांट, ग्रांट के बाद नहीं, ग्रांट से पहले। अब यहाँ पर तो कुछ 2024 और 2025 के कुछ अमेंडमेंट्स है जिसको हमें समझना जरूरी है, और ये टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिए। पहला, टाइमलाइन से रिलेटेड यहाँ पर क्या टाइमलाइंस इन्वॉल्व हैं। यानी कि आप फॉर्म 3 जो है ना वो 3 बार 3 डिफरेंट टाइमलाइंस कॉन्टेक्स्ट में फाइल करते हैं। पहला, ए, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बी, at the time of FER। अब ये FER क्या होता है? फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। देखिए, जब आपकी एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन होता है, अगर उसमें आपसे फॉर्म 3 की डिमांड की जाए तब, या फिर एट एनी टाइम कंट्रोलर में रिक्वेस्ट
इन दोनों कॉन्टेक्स्ट के अलावा कंट्रोलर आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकता है कि भैया मेरे को फॉर्म 3 फाइल करो, या जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपकी फॉरेन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग वो आप मुझे सबमिट करिए। तो अब देखिए, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको फाइल करना होता है 6 मंथ्स के अंदर। यानी कि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद आप 6 महीने के अंदर फॉर्म 3 सबमिट कर सकते हैं। अगर FER यानी कि फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपसे फॉर्म 3 की डिमांड की जाती है, तो वहां पर आपको 3 मंथ्स के अंदर फाइल करना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ FER। या फिर अगर कंट्रोलर आपसे अलग से रिक्वेस्ट करता है तो उस रिक्वेस्ट से आपको 2 महीने के अंदर आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है। ये 3 टाइमलाइंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए आपको यह जो टाइम मिला है 6 महीने, ये 3 महीने या ये 2 महीने, आपको लग रहा है कि सर ये जो टाइम है मैं इतने टाइम में फॉर्म 3 की कंप्लीट डिटेल्स सबमिट नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम का। किसका ऑप्शन है? एक्सटेंशन ऑफ टाइम का। यानी कि ये 6 महीने, ये 3 महीने और ये 2 महीने, इन तीनों में आप ऐड कर सकते हैं 3 मंथ का एक्सटेंशन बाय यूजिंग फॉर्म 4। देखिए, ये 3 महीने का जो एक्सटेंशन है, ऐसा नहीं है कि आप जब एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्टली 3 महीने का ही एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये 3 महीने मैक्सिमम टाइम ऑफ एक्सटेंशन है। अब आपको अगर 1 महीने की जरूरत है एक्स्ट्रा की, तो आप 1 महीना मांग सकते हैं, आप 2 महीने भी मांग सकते हैं। बट ज्यादा से ज्यादा आपको जो मिलेंगे वो 3 महीने ही मिलेंगे। और यहां पर जो फॉर्म 4 है उसकी कॉस्ट हो जाती है 2000 रुपीज पर मंथ। यानी कि अगर आपने 3 महीने का एक्सटेंशन लिया तो आपको 6,000 रुपये देने पड़ सकते हैं। बट अब यहां पर एक सिनेरियो और है। वो क्या है? समझिए कि अगर आपने 6 महीने में 3 महीने का एक्सटेंशन लिया तो यानी कि आपके पास हो गए 9 महीने। अगर 3 महीने में आपने 3 महीने का एक्सटेंशन लिया तो आपके पास हो गए 6 महीने। और यहां पर आपके पास हो गए 5 महीने। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टाइमलाइंस का। ये है सेक्शन 8 के रिगार्डिंग फॉर्म 3 की एप्लीकेशन। और यहाँ पर रूल अप्लाई होता है आपका रूल 12। और इसकी कोई फीस नहीं है, और ये लेटेस्ट अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग आपको टाइमलाइन मैंने डिस्कस करी है एज पर सेक्शन 8 एंड अमेंडमेंट्स ऑफ 2024 यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये थे आपके सेक्शन 6, 7 और 8। चलिए, अब हम देखेंगे यही 3 सेक्शन, सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 फ्रॉम बेयर एक्ट। देखिए, ये है बेयर एक्ट यानी कि हमारा पेटेंट एक्ट, जो भी हमने समझा अब हम उसको यहाँ से दोबारा पढ़ेंगे। देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस subject to the provisions contained in section 134, application for patent invention may be made by any one of the following person। पहला, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। दूसरा, असाइन। एंड तीसरा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो यानी कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, असाइनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव में से कोई भी पर्सन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, आइदर अलोन और जॉइंटली। यानी कि ये अकेले भी कर सकते हैं और मिलकर भी कर सकते हैं। और यही कॉन्टेक्स्ट सेक्शन 134 में भी अप्लाई होता है।
चलिए, तो ये था सेक्शन 6, हमने समझा। अब आते हैं सेक्शन 7 के ऊपर। सेक्शन 7, देखिए, every patent shall be for one invention only and need be in the prescribed form, that is form 1। देखिए, एक चीज मैं आपको और समझाता हूँ। अगर आप में से कोई भी पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है, वो बेरक्ट पढ़ रहा है, और बेरक्ट पढ़ते हुए कहीं पर भी उसको ये प्रिस्क्राइब्ड वर्ड अगर लग जाता है, दिखाई देता है, तो समझ जाइएगा यहाँ पर कोई ना कोई रूल जरूर एप्लीकेबल है। अब उस रूल में अगर कोई फॉर्म है तो वो होगा, कोई फीस है तो वो होगी, या प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है रूल। यहाँ पर जहां पर भी आपको प्रिस्क्राइब्ड वर्ड दिखाई देगा, यानी कि वहां पर किसी न किसी उस सेक्शन के साथ, उस प्रोविजन के साथ आपको रूल को रेफर करना जरूरी है। चलिए, every international application under either PCT may be filed designated in India if a corresponding application has been filed। देखिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन का यहाँ पर मतलब है, जब तक कोई पीसीटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई नेशनल फेज एंट्री नहीं है, तब तक वो एप्लीकेशन इंडिया में फाइल्ड नहीं हुई है ऐसा नहीं माना जाएगा। यानी कि वो एप्लीकेशन बिफोर कंट्रोलर अपीयर नहीं हो सकती। और जब भी ऐसा होगा, तो जो फाइलिंग डेट ऑफ एन एप्लीकेशन मानी जाएगी, दैट विल बी द इंटरनेशनल फाइलिंग डेट। उसी को डेट ऑफ फाइलिंग माना जाएगा। बढ़िया। चल, अब ये सेक्शन देखिए, सब सेक्शन 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय वर्च्यू ऑफ एन असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट, यानी कि जब भी कोई ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर अपनी इन्वेंशन किसी अलग पर्सन को असाइन करता है, यानी कि उस इन्वेंशन के लिए पेटेंट फॉर इन्वेंशन को अप्लाई करने के राइट्स देता है, यानी कि वेयर द एप्लीकेशन इज मेड बाय वर्च्यू एंड असाइनमेंट ऑफ द राइट टू अप्लाई फॉर अ पेटेंट फॉर द इन्वेंशन, उस केस में आफ्टर द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन प्रूफ ऑफ राइट सबमिट करना जरूरी होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। और अगर एवरी एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन होती है, उसको एप्लीकेंट को ये जरूर बताना होता है कि एप्लीकेंट जो है इज इन द पोजेशन ऑफ द इन्वेंशन, यानी कि वो इन्वेंशन उसके पास है। अगर एंड शैल नेम द पर्सन क्लेमिंग टू बी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर एंड वेयर द पर्सन सो क्लेमिंग इज नॉट द एप्लीकेंट, यानी कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर खुद एक एप्लीकेंट नहीं है, या एक से ज्यादा एप्लीकेंट के टाइम पर उनमें से कोई एक एप्लीकेंट नहीं है, तो उस पर्सन को, यानी कि जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, जो एप्लीकेंट है, उसको ये डिक्लेरेशन देना होता है, शैल कंटेन अ डिक्लेरेशन। और ये बताना होता है कि दैट द एप्लीकेंट बिलीव्स द पर्सन सो नेम्ड टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, यानी कि उसको डिक्लेयर करना होता है। और ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर कौन है, एक्चुअल में उसका नाम उस एप्लीकेशन में लिखना होता है, ये जरूरी होता है। और एवरी सच एप्लीकेशन shall be accompanied by a provisional और complete specification। उसके बिना आपकी एप्लीकेशन अधूरी मानी जाएगी, वो एप्लीकेशन नहीं होगी। तो ये था सेक्शन 7। जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो एज इट इज सेक्शन में लिखे हुए हैं। अब हम आते हैं अगले सेक्शन, सेक्शन 8 की तरफ।
चलो, where an applicant for a patent is either alone or jointly, either any other person application for a patent is country outside in respect of the same invention। यानी कि जो एप्लीकेशन इंडिया में फाइल हुई है उसी सेम इन्वेंशन के लिए जब कोई एप्लीकेशन फॉरेन में फाइल होती है तो उस पर्सन को विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड एज द कंट्रोलर में अलाउ, उसको पहला तो एक स्टेटमेंट देना होता है सेटिंग आउट डिटेल्स पर्टिकुलर ऑफ सच एप्लीकेशन। यहाँ पर यानी कि फॉरेन एप्लीकेशंस की उनको डिटेल सबमिट करनी पड़ती है और एक अंडरटेकिंग देनी होती है दैट अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट ही विल कीप द कंट्रोलर इन्फॉर्म्ड इन राइटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। और सब सेक्शन 2 ये कहता है दैट एनी टाइम आफ्टर द एप्लीकेशन फॉर पेटेंट इन इंडिया टिल द ग्रांट ऑफ पेटेंट controller may also require the applicant to furnish details as may be prescribed। ठीक है, एंड एप्लीकेंट जो है उसको ये डिटेल्स कभी भी प्रिस्क्राइब करने के लिए कहा जा सकता है और इन दैट इवेंट द एप्लीकेंट शैल फर्निश टू कंट्रोलर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू हिम विद इन सच पीरियड एंड पीरियड विल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि देखिए ये प्रिस्क्राइब्ड वर्ड आ गया यहाँ पर, और कहाँ पर आया था हमने देखा था प्रिस्क्राइब वर्ड ये आ गया देखिए। तो यानी कि ये प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यहाँ पर जब भी आएगा तो आपको यहाँ पर एक रूल को रेफर करना होगा। यानी कि ये प्रिस्क्राइब्ड आ गया, तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है देखिए यहाँ पर भी प्रिस्क्राइब्ड है। ये प्रिस्क्राइब्ड पीरियड का मतलब है कि जो प्रिस्क्राइब्ड यानी कि जो पीरियड है वो पीरियड डिफाइन हुए हैं रूल्स के अंदर कि कंट्रोलर को आपको किस कितने कितने टाइम में आपको जो इंफॉर्मेशन फाइल करनी है, जो फॉर्म 3 सबमिट करना है, उसकी जो डिफ्रेंशिएशन है, जो डिस्क्रिप्शन है वो रूल्स में जाके आपको मिलेगा। और जैसा कि हमने यहाँ पर अपनी वीडियो में डिस्कस भी किया है, आप जो फाइलिंग करते हैं उसकी टाइमलाइन ये हमने डिस्कस करी है और ये आपको अगर देखना है तो आप रूल्स में जाकर वेरीफाई कर सकते हैं। ये है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो ये है एज पर रूल्स, और रूल कौन सा लगेगा? रूल लगता है यहाँ पर रूल 12। तो ये था कंप्लीट सेक्शन 6, 7, 8 फ्रॉम बेयर एक्ट एज वेल।